Hello everyone, I hope you all are well. This is your chapter number 6, Open Economy Macroeconomics from your NCERT book. इस चैप्टर का आज हम लोग एंड वाला लास्ट टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट. In balance of payment, we are going to learn about balance of trade also in this video. So this is for class 12. This is the part 3 of this chapter by Ms. Divya Saraswat. Let us see what are the topics to be covered through this video. So first is your balance of payment. Second one is your components of balance of payment account. Current account, capital account, official reserves account. ये क्या होता है ये भी हम जानेंगे. And last one is equilibrium and disequilibrium in BOP. इस चैप्टर का एक पोर्शन जो है वो इस सेशन के लिए फॉर 2020 to 21 इसके लिए कट किया गया है. दैट इज BOP डेफिशिट, जो हार्डली कुछ है नहीं, बस एक टॉपिक है जो नॉर्मली कोई भी जान सकता है. सो व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट? बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का. जितनी भी एक रेसिडेंस कंट्री या डोमेस्टिक कंट्री की बात करें बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि एक कंट्री, फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की बात करें, फॉर इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा? एक ऐसा रिकॉर्ड जिसके अंदर जो भी सेल हुई है या परचेजेस हुई है, बोरोइंग है या लेंडिंग है, सब कुछ उसके अंदर रिकॉर्ड होगा. इट इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट. इसे बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट भी बोलते हैं. इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मनी और असेट्स. फीचर्स क्या क्या हैं? जैसे कि फर्स्ट फीचर तो हम लोगों ने भी डिस्कस कर ही लिया है. ये एक तरह का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है. एक रिकॉर्ड बनाया जाता है फॉर ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन वन कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. It includes all the transaction visible as well as invisible. Visible and invisible जो है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे. It relates to a period of time. जनरली हम एक फाइनेंशियल ईयर की ही बनाते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट. अच्छा, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में दो साइड्स होते हैं, टू साइड्स इन्वॉल्व. वन इज क्रेडिट साइड एंड अनदर वन इज डेबिट साइड. क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड करते हैं और डेबिट साइड में क्या रिकॉर्ड करते हैं? जितनी भी रिसीट्स होती हैं आपकी, जो भी आपने रिसीव किया है, जितनी भी ट्रांजैक्शन रिसीविंग में है, ऑल आर रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड. वेयर एज जितनी भी पेमेंट्स की हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सारी की सारी डेबिट साइड्स में आती हैं. नाउ आइटम्स टू बी इंक्लूडेड इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट. कौन कौन से आइटम्स हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में आते हैं? पहला विजिबल आइटम. विजिबल आइटम वो आइटम्स होते हैं जिनको आप देख सकते हो, जिनको आप टच कर सकते हो. ठीक है, फिजिकल गुड्स की बात हो रही है एक तरह से. मर्चेंडाइज क्या होता है? मर्चेंडाइज ऐसे गुड्स जो बेसिकली बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए हम यूज करते हैं. इनविजिबल आइटम्स में बेसिकली आते हैं आपके सर्विसेज. कौन सी सर्विसेज? बैंकिंग सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं या हम किसी और कंट्री की बैंकिंग सर्विसेज ले रहे हैं. इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन विच कैन नॉट बी सीन और टच. नेक्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट होती है, जो भी रेसिडेंट्स को हमारे को रिसीव हो रही है या हम पेमेंट कर रहे हैं नॉन रेसिडेंट्स को, वो सारी इन्वेस्टमेंट इनकम होती है. इनके अंदर रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये सारी चीजें आती है. यूनिलेटरल ट्रांसफर बेसिकली आपका नॉन फैक्टर इनकम्स होते हैं. नॉन फैक्टर इनकम जिनके बदले में हम फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो इसके अंदर सारे गिफ्ट्स, डोनेशन, ये सारी चीजें यूनिलेटरल ट्रांसफर्स के अंदर आते हैं. कैपिटल ट्रांजेक्शन, जितना भी हमारा हमने कैपिटल रेवेन्यू में पढ़ा था, रेवेन्यू एंड कैपिटल बजट में, कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो सारा ट्रांजैक्शन कैपिटल ट्रांजैक्शन में भी आता है. ठीक है, यानी कि ऐसे ट्रांजैक्शन जिनसे हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज पे फर्क पड़े. ठीक है, कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल पेमेंट, या फिर हम एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं, या एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं सेल एंड परचेज ऑफ एसेट्स, या फिर बोरोइंग कर रहे हैं या हम लेंडिंग कर रहे हैं. दीज आर कैपिटल ट्रांजेक्शन. सो दीज आर द मेन 5. ये 5 आइटम्स होते हैं जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आते हैं. नाउ लेट अस सी बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट. देयर इज एन अकाउंट, मैंने डेलिबरेटली इसको फॉर्म किया है. सो दिस साइड इज डेबिट साइड, दिस साइड इज क्रेडिट साइड. देयर आर फ्यू ट्रांजेक्शन. डेबिट साइड में क्या हम रिकॉर्ड करते हैं? ऑल द पेमेंट आर रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड. वेयर एज क्रेडिट साइड, जो क्रेडिट आइटम्स है आपके, वो सारे क्या है? आपके रिसीविंग्स हैं. सो अगर हम टोटल की बात करें, अगेन देयर इज करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट. ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट अभी हम डिस्कस करने वाले हैं. करेंट अकाउंट में अगर हम देखें, देयर इज डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड. तो डेबिट इज योर बेसिकली पेमेंट,
जितनी आपकी पेमेंट हो रही है, एंड क्रेडिट इज वट एवर यू आर रिसीविंग. सो हियर पेमेंट्स आर ग्रेटर देन रिसीविंग. सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ डेफिसिट समवेयर. ठीक है, करंट अकाउंट यहाँ पर डेफिसिट की सिचुएशन में है. इट मीन्स डेबिट आइटम्स आर ग्रेटर देन क्रेडिट आइटम्स. नाउ कम टू द कैपिटल अकाउंट. नाउ क्या मालूम, कैपिटल अकाउंट कंपनसेट कर दे करंट अकाउंट की सिचुएशन को. बिकॉज जहाँ पे सिचुएशन वो होती है कि करंट अकाउंट डेफिसिट में रन कर रहा है, सो कैपिटल अकाउंट उस डेफिसिट को कवर अप कर सकता है. कैसे कवर अप कर सकता है? कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट आइटम्स जो होते हैं अगर वो इंक्रीज हो जाएंगे तो वो डेबिट साइड करंट अकाउंट को कवर अप कर लेगा, यानी कि वो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में लेके आ सकता है. लेट अस सी हियर आल्सो डेबिट आइटम्स इन कैपिटल अकाउंट इज 950 whereas credit items is 1100. So here the situation is of surplus. Now let us see the total में क्या सिचुएशन आ रही है. समवेयर बहुत ज्यादा कवर अप कर लिया है कैपिटल अकाउंट ने करंट अकाउंट के डेफिसिट को, बट 50 रुपीज का अब रह गया है. तो अगर हम ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें, सो ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट लाइज इन द सिचुएशन ऑफ डेफिसिट बाय हाउ मेनी रुपीज? 50 रुपीज. क्लियर? नाउ व्हाट इज ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, वो जरा हम देखते हैं. नाउ अब गवर्नमेंट क्या करेगी टू मेक द सिचुएशन इन इक्विलिब्रियम मतलब जहां पर आपकी डेबिट साइड इज इक्वल टू क्रेडिट साइड के होने चाहिए. गवर्नमेंट क्या करेगी टू बैलेंसिंग दिस, गवर्नमेंट बोरो कर लेती है 50 रुपीज. ठीक है, अब वो बोरो कैसे कर रही है, वो अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं गवर्नमेंट के. तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर अपनी बोरोइंग शो कर दी, दैट इज ऑफ 50 रुपीज. सो आफ्टर दैट that is of 50 rupees. So after that now the situation of equilibrium arises here. ठीक है, ये टोटल की सिचुएशन है. इसके बाद जो भी गवर्नमेंट बोरो कर रही है या फिर लैंड कर रही है, सिचुएशन अगर सरप्लस की आती है तो वो कंट्री के लिए हार्मफुल नहीं होती है. ठीक है, सरप्लस कैन बी मैनेज, बट समवेयर सरप्लस को भी गवर्नमेंट को बैलेंस करना होता है. बट अगर सिचुएशन आपकी डेफिसिट की है, देन दिस इज अ स्ट्रेस सिचुएशन फॉर द गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे बोरो किया 50 रुपीज. दिस इज कॉल्ड अकोमोडेटिंग आइटम. ठीक है, जो डेलिबरेटली किया जाता है, दैट इज योर अकोमोडेटिंग आइटम. एंड दीज आर, ये जो बिलो रेड पोर्शन है, दीज आर योर ऑटोनोमस आइटम्स. ठीक है, अब ये जो अकोमोडेटिंग आइटम्स है जो गवर्नमेंट अपने रिजर्व से कर रहा है, या तो लेंड कर रहा है या फिर बोरो कर रहा है, दिस इज कॉल्ड ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट. ये ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट जो होता है वो मेनली इन दोनों अकाउंट से अलग ही होता है. अगर ये अलग नहीं मिलेगा तो इट विल बी इंक्लूडेड इन कैपिटल अकाउंट. एक चीज याद रखना, द ऑफिशियल अकाउंट की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड हो सकती हैं, करंट अकाउंट में इंक्लूड नहीं होंगी, बिकॉज ये असेट्स एंड लाइबिलिटीज को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं. थ्रू दिस या तो असेट्स इंक्रीज होंगे या लाइबिलिटीज इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे दोनों. ठीक है, सो ऑटोनोमस आइटम्स कौन से होते हैं? ऑल द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो कि कहीं ना कहीं प्रॉफिट मोटिव से अंडरटेक किए जाते हैं, जो डेलिबरेटली होती हैं. ठीक है, जिनको जानबूझ के करते हैं, दैट इज योर ऑटोनोमस आइटम. फॉर एग्जाम्पल, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, import of goods and services. These items are also known as above the line items. Accommodating items जो गवर्नमेंट करती है, it refers to a transaction undertaking to cover the deficit in BOP and surplus as well. surplus को जनरली कम कवर करते हैं, लेकिन अगर surplus हाई हुआ तो उसको कवर करना पड़ता है. ठीक है, बिकॉज हाई surplus कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट ज्यादा शो कर रहा है, एंड ज्यादा एक्सपोर्ट होना मतलब एक कंट्री की डिपेंडेंसी एक्सपोर्ट पर बहुत ज्यादा हो रही है फॉर जनरेटिंग इट्स GDP. तो वो भी कहीं ना कहीं ठीक नहीं होता है कंट्री की इमेज के लिए. नाउ फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट बोरोइंग, लेंडिंग एक्सेट्रा. बोरोइंग इज फॉर डेफिसिट एंड लेंडिंग इज फॉर सरप्लस. These items are known as below the line items. So this is your basically official reserve account. Now deficit in BOP, अगर हमने देखा डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, इज कॉल्ड डेफिसिट इन BOP, जो कि आपका ये वाला टॉपिक आपका कट हो रखा है सिलेबस से. सो अगर हम ये भी देखें, डेबिट साइड इज ग्रेटर देन ऑटोनोमस आइटम्स
में अगर हम देखें डेफिशिट ऑटोनोमस भी पेमेंट्स हो सकते हैं एंड रिसीविंग्स हो सकते हैं. सो ऑटोनोमस पेमेंट्स आर ग्रेटर देन ऑटोनोमस रिसीविंग. सिमिलरली सरप्लस की बात करें, credit side is greater than debit side. It means autonomous receivings are greater than autonomous payments. Equilibrium when both are equal. Components of capital account को आप capital account के basically components क्या क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा important चीज़ है तो ध्यान से समझना है इसको. प्राइवेट ट्रांजेक्शन्स मतलब जो भी एक इंडिविजुअल बिजनेस या प्राइवेट फर्म्स करती है ट्रांजेक्शन जो कि अफेक्ट करता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज को. ठीक है. ऑफिशियल ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं, जो गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट एजेंसी करती है, जिससे भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज अफेक्ट होते हैं. यानी कि प्राइवेट वो ट्रांजेक्शन जो प्राइवेट फर्म्स करते हैं, इंडिविजुअल बिजनेसेस करते हैं, एंड ऑफिशियल ट्रांजेक्शन गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन होती है, लेकिन फर्क दोनों से सेम ही होता है. डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ध्यान से समझना. डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हम लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, FDI. ये वो इन्वेस्टमेंट होती है. फॉर एग्जांपल अभी हमें पता चला है कि इंडिया में एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो रही है, एप्पल के फोन्स की. दिस इज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. यानी कि उन्होंने इंडिया के अंदर पैसा लगाया है, अपने लोगों के साथ लगाया है, अपने टेक के साथ लगाया है. यानी कि यहाँ जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है उसमें उनका पूरा कंट्रोल है. उनका जो एसेट है, परचेजिंग है या सेलिंग है, जो भी है उस पर उनका पूरा कंट्रोल है. ठीक है. दिस इज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. वेयर इज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इससे ऑपोजिट है. यानी कि इन्वेस्टमेंट तो हो रही है लेकिन उस पर कोई कंट्रोल नहीं है. उनका कोई लोगो पर कंट्रोल नहीं है, कोई ब्रांड नेम पे कंट्रोल नहीं है, उन्हें कोई ब्रांड नेम नहीं चाहिए, उन्होंने सिर्फ इन्वेस्टमेंट करनी है. सो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हम लोग कह सकते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिसे हम कहते हैं FII. जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है इट इज ऑल्सो कॉल्ड FII. इसके अंदर हम लोग परचेज ऑफ शेयर को कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है. परचेज ऑफ शेयर जिसके ऊपर कोई भी ऐसा कंट्रोल का इशू नहीं होता. ठीक है. डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जहां पर प्रॉपर कंट्रोल है, ब्रांड नेम चाहिए इन्वेस्टमेंट के साथ, एंड पोर्टफोलियो में ऐसा कुछ नहीं है. दे जस्ट वांट टू इन्वेस्ट इन दैट. अब उस इन्वेस्टमेंट को आप किस तरीके से कर रहे हो, दैट इज अनदर थिंग. बैलेंस ऑफ ट्रेड. बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर सिर्फ आपका एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इंक्लूड होता है. ठीक है. अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है तो सरप्लस है, एक्सपोर्ट कम है, इम्पोर्ट ज्यादा है तो डेफिशिट है, और अगर दोनों इक्वल है दैट इज द सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम. अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बैलेंस ऑफ ट्रेड किसका कंपोनेंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का कंपोनेंट है. ये एक तरह का पार्ट है उसका. ठीक है. अब किस में रिकॉर्ड होता है, करंट अकाउंट में या कैपिटल अकाउंट में, तो करंट अकाउंट में. एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट करंट अकाउंट का पार्ट है, ना कि कैपिटल अकाउंट का पार्ट है. So thank you so much. This is it. Thank you for watching this video.